हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक समायोजन कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में समायोजन का अर्थ, समायोजन की परिभाषा, समायोजन के विभिन्न सोपान, कितने प्रकार के होते हैं समायोजन, समायोजन की विशेषताएं, कुछ समायोजन क्या होता है, ये सभी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, समायोजन। सबसे पहले देखेंगे समायोजन का अर्थ क्या होता है। समायोजन को सामंजस्य, व्यवस्थापन अथवा अनुकूलन भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है समायोजन को? सामंजस्य भी कहा जाता है, व्यवस्थापन भी कहा जाता है और अनुकूलन भी कहा जाता है। समायोजन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द? सम, धन, आयोजन। समायोजन शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम, धन, आयोजन। सम का तात्पर्य क्या होता है आगे देखेंगे, और आयोजन का तात्पर्य क्या होता है। सम का तात्पर्य होता है भली भांति, अच्छी तरह अथवा समान रूप से। कुछ भी कह सकते हैं, भली भांति कह सकते हैं, या अच्छी तरह से, या समान रूप से। आयोजन का क्या तात्पर्य होता है? व्यवस्था, अर्थात अच्छी तरह से व्यवस्था करना। अतः समायोजन का अर्थ क्या हुआ? सुव्यवस्था अथवा अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया। तो ये निकल कर आया समायोजन का अर्थ। समायोजन का अर्थ हुआ कि सुव्यवस्था अथवा अच्छे ढंग से परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और उसमें मानसिक द्वंद्व उत्पन्न ना होने पाए। तो किस लिए समायोजन करना है? जिससे कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों और उनमें मानसिक द्वंद्व ना उत्पन्न होने पाए। आगे देखेंगे समायोजन की कुछ परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार दी है। जैसे फर्स्ट परिभाषा है कोलमैन के अनुसार। इन्होंने समायोजन को क्या कहा है? समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा खिंचाव से निपटने के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। क्या होता है समायोजन? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और खिंचावों से निपटने के लिए व्यक्ति द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उसी का परिणाम होता है समायोजन। ये परिभाषा है कोलमैन के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे गेट्स के अनुसार। गेट्स एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भी समायोजन की परिभाषा दी है। क्या दी है आगे देखते हैं। समायोजन जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने तथा वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। इन्होंने क्या कहा है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है समायोजन, और इसके माध्यम से होता क्या है? व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहारों में परिवर्तन करता है। इसी को अनुकूलन भी कहते हैं। तो जैसे अनुकूलन होता है व्यक्ति का किसी वातावरण के प्रति, तो वैसे ही समायोजन भी होता है। नेक्स्ट स्मिथ एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा है कि अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला होता है। मतलब व्यक्ति जब वातावरण में समायोजन स्थापित करता है तो अच्छा समायोजन वह होता है जब व्यक्ति को उससे संतोष प्राप्त हो। तो ये परिभाषा हो जाएगी स्मिथ के अनुसार। आगे देखेंगे समायोजन के प्रकार। अब यहाँ पर देखिए समायोजन के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? जैविक समायोजन, सामाजिक पर्यावरण के साथ समायोजन और स्वयं के साथ समायोजन। अब इनको एक एक करके देखेंगे कि इनमें होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जैविक समायोजन क्या होता है। जैविक समायोजन को हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति के जीवित रहने के लिए जरूरी होता है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले, जैसे रेगिस्तानी इलाकों में जो जीव जंतु रहते हैं उसके अनुसार उनका अनुकूलन होता है। तो ऐसे ही जीवित रहने के लिए जिस समायोजन की आवश्यकता होती है वह होता है जैविक समायोजन। तो इस प्रकार जैसे हम इसमें उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हम हवा में सांस लेते हैं, उसी की वजह से जीवित रहते हैं। सर्दी और गर्मी में हम अपने आवास में रहते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो ये एक समायोजन हुआ जीवित रहने के लिए। तो ये आ जाता है जैविक समायोजन के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक पर्यावरण के साथ समायोजन। अब देखिए इसमें व्यक्ति जो समाज में रहते हैं वो अन्य लोगों के साथ उनका समायोजन भी होना चाहिए। तो यह समायोजन होता है पर्यावरण के साथ समायोजन। उदाहरण इसमें ले लेते हैं कि जैसे लड़कियों के समूह आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनमें अचानक से एक लड़का आ गया तो उनकी बातचीत तुरंत बदल जाएगी। तो ये हो जाता है सामाजिक पर्यावरण के साथ समायोजन। समाज में कई तरह के समायोजन होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरह का समायोजन होता है। तो ये आ जाएंगे सामाजिक पर्यावरण के साथ समायोजन। नेक्स्ट होता है स्वयं के साथ समायोजन। अब व्यक्ति के जीवन में
अनेक चीज़ें आती रहती हैं, तो व्यक्ति बहुत सारे समायोजन खुद के साथ भी करता है। तो ये आता है व्यक्ति के स्वयं के साथ समायोजन। व्यक्ति की बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो आपस में मेल नहीं खाती। सभी आवश्यकताएं एक जैसी तो होती नहीं हैं, अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो बहुत सी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो आपस में मेल नहीं खाती, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर अंतर द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कि परीक्षा से पहले एक रात्रि पहले एक बच्चा है, उसे रात भर नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि परीक्षा से के लिए उसकी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है, तो उसे असफलता का भय बना रहता है। और मान लीजिए वो असफल भी हो जाता है तो उसको उस असफलता के साथ समायोजन करना पड़ता है। ऐसे ही व्यक्तियों को कई कमियों के लिए भी समायोजन करना पड़ता है। मान लीजिए उनमें कोई शारीरिक कमी है तो उसके साथ उसे समायोजन करना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ समय बाद उनके हाथ या पैर में कोई विकार आ गया, वो चल नहीं पा रहे हैं, तो उसके साथ भी उनको समायोजन करना पड़ेगा। तो ये आ जाता है स्वयं के साथ समायोजन के अंतर्गत। समायोजन के ये तीनों प्रकार कंप्लीट हुए। जैविक जो जीवित रहने के लिए समायोजन हो, अनुकूलन हो, वो जैविक के अंतर्गत। पर्यावरण के साथ जो हो वो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत। जो स्वयं के साथ हो वो स्वयं के अंतर्गत। आगे देखेंगे समायोजन के सोपान। समायोजन प्रक्रिया हेतु 3 सोपान बताए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। कितने सोपान बताए गए हैं? 3 सोपान। कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट है समस्या का अंकन। क्या होता है इसके अंतर्गत? 3 सोपान देखिए, पहले हम बता देते हैं। समस्या का अंकन पहला, दूसरा निर्णय निर्माण और चौथा क्रियान्वयन। अब एक एक को परिभाषित करेंगे। पहला है समस्या का अंकन। व्यक्ति के सामने जैसे ही आवश्यकता उत्पन्न होती है उसके लिए तत्संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति इन समस्याओं का वर्ग करता है, विशिष्ट वर्ग में रखता है, उसके समाधान क्षेत्र तलाशता है और उस समस्या की गंभीरता का निर्धारण करता है। तो समस्या का अंकन मतलब व्यक्ति उस समस्या को पहचानता है, उसके समाधान के क्षेत्र तलाशता है। तो ये सब आता है समस्या के अंकन के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे निर्णय निर्माण। इसी से संबंधित सभी सोपान एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो इसी से संबंधित करके निर्णय निर्माण होगा। मतलब समस्या की गंभीरता तथा वर्गीकरण के बाद समस्या के अंकन में समस्या की गंभीरता का वर्गीकरण किया और उसके समाधान के क्षेत्र तलाशता है। उसके बाद आता है निर्णय निर्माण में क्या होता है? गंभीरता और वर्गीकरण के बाद इस समस्या समाधान हेतु आवश्यक समाधानों की सूची तैयार की जाती है। जितने भी समाधान उसके दिमाग में आते हैं व्यक्ति के, उसकी वो सूची तैयार करता है। प्रत्येक समाधान का आवश्यकता के संदर्भ मूल्यांकन किया जाता है। फिर प्रत्येक जो समाधान की सूची तैयार करता है उसका मूल्यांकन करता है कि कौन सा इसमें उचित रहेगा। अब इसके बाद आता है क्रियान्वयन। निर्णय निर्माण के बाद आता है उसका क्रियान्वयन करने का। तो इसमें क्या होता है? समुचित समाधान के संबंध में निर्णय लेकर चयन करने के उपरांत उस समाधान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्रियाएं आरंभ कर देता है। अब यहाँ पर देखिए, समाधान की आवश्यकता के संदर्भ में मूल्यांकन करने के बाद क्या करता है? उस समाधान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्रियाएं आरंभ कर देता है क्रियान्वयन में। इस अवस्था में क्रियान्वयन के समय जो कठिनाई आती है उसके अनुसार वह अपनी क्रियाओं में आवश्यक संशोधन भी कर सकता है। मतलब जब वह क्रियान्वयन उस समस्या के समाधान के लिए स्टार्ट कर देता है, उसके बीच में अगर कोई समस्या भी आती है तो वह अपने जो पहले से निर्णय लिए रहता है उस समस्या के समाधान के लिए, तो उनमें अपनी क्रियाओं को आवश्यकता के अनुसार संशोधन भी करता चलता है। तो ये कंप्लीट हुए समायोजन के सोपान। अब आगे देखेंगे समायोजन की विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता है समायोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि समायोजन जो होता है वह जीवन में एक बार नहीं होता, बल्कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति के जीवन में बार बार समायोजन होता है। जैसे व्यक्ति की एक आवश्यकता हुई, वो पूर्ण हुई, तो उसके पश्चात ही दूसरी आवश्यकता आरंभ हो जाती है। तो ऐसे ही एक आवश्यकता को पूरा करने में समायोजन हुआ, उसके बाद दूसरी आवश्यकता जब फिर से स्टार्ट हो गई तो फिर से उसे समायोजन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही समायोजन निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट विशेषता है समायोजन की प्रक्रिया व्यक्ति में उपस्थित प्रेरणा या आवश्यकता से आरंभ होती है। तो व्यक्ति में जब किसी चीज़ के प्रति प्रेरणा होती है या व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी ये समायोजन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है समायोजन व्यक्ति से संबंधित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही वातावरण में जैसे दो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं तो वे भिन्न भिन्न रूप से समायोजित हो सकते हैं। तो ये जो समायोजन होता है ये व्यक्ति से संबंधित होता है। नेक्स्ट है समायोजन संस्कृतियों के अनुसार भिन्न होता है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे विशिष्ट अलग अलग संस्कृति के अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरुष और महिलाएं अर्धनग्न रूप में रहते हैं, तो अगर वो दूसरे समाज या संस्कृति में जाएंगे तो उनको वहाँ पर समायोजित नहीं समझा जाएगा। तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों का भिन्न भिन्न समायोजन होता है। नेक्स्ट है समायोजन के लिए व्यक्ति विविध अनुक्रियाएं करता है। अब इसका मतलब ये हुआ
कि जब व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो व्यक्ति प्रतिक्रिया के स्वरूप अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, और ये जो उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं सामान्य भी हो सकती हैं और असामान्य भी हो सकती हैं। तो यदि इन अनुक्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति का वातावरण के साथ समायोजन हो जाता है तो समायोजन की समस्या हल हो जाती है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि समायोजन के लिए व्यक्ति को विभिन्न अनुक्रियाएं करनी पड़ती है। अब यहाँ से देखिए कंप्लीट हुई समायोजन की विशेषताएं। अब आगे देखेंगे समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक। जितने भी टॉपिक हैं ज़्यादातर सभी में प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, वैसे ही समायोजन को भी कुछ कारक प्रभावित करते हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे सबसे पहला है मानसिक स्वास्थ्य। समायोजन पर बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो उसका समायोजन भी अच्छा होगा। इसके विपरीत यदि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा और उसका समायोजन ठीक से नहीं होगा। नेक्स्ट है भग्नाशा या कुंठा। भग्नाशा या कुंठा ये एक संवेगात्मक तनाव होता है। कैसा तनाव होता है? संवेगात्मक तनाव होता है व्यक्ति के अंदर। इसमें जो इच्छा या आवश्यकता में, जैसे बच्चे की किसी इच्छा या आवश्यकता में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसी से भग्नाशा या कुंठा उत्पन्न होती है। इस वजह से बच्चे का समायोजन बिगड़ जाता है और वो समायोजन अच्छे से नहीं कर पाता। तो ये होता है एक संवेगात्मक तनाव जो इच्छा की पूर्ति में अवरोध आने के कारण होता है। नेक्स्ट है मानसिक संघर्ष। मानसिक संघर्ष में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी रुचियों या इच्छाओं के विपरीत हों, तो उसको मानसिक रूप से संघर्ष करना पड़ता है और उसके मानसिक द्वंद्व उसमें उत्पन्न हो जाता है और इससे उसका समायोजन प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे मानसिक तनाव। ये क्या होता है? मानसिक तनाव भी बालक के समायोजन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ के प्रति बच्चे में तनाव उत्पन्न हो जाता है और जैसे उसकी रुचियों या इच्छाओं की पूर्ति ना हुई या और भी कई कारणों से उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है तो वह भी समायोजन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखेंगे अपमान। अपमान भी देखिए बहुत ही खराब चीज़ होती है। अगर किसी गलत जगह पे बच्चे का अपमान या व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो उससे भी समायोजन में प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे स्नायु रोग। स्नायु रोग भी व्यक्ति के समायोजन को प्रभावित करते हैं। स्नायु रोगों से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो अन्य लोगों के साथ अच्छे से समायोजित नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक रोग एवं कमी। शरीर में भी अगर कोई विकृति हो, रोगी हो, विकलांग हो, अशक्त व्यक्ति हो कोई, तो अन्य लोगों के साथ अच्छे ठीक से समायोजन नहीं कर पाएगा। तो ये भी समायोजन में शारीरिक रोग एवं कमी भी प्रभाव डालती है। कुछ अन्य कारक भी हैं समायोजन को प्रभावित करने वाले, जैसे असफलता। मान लीजिए किसी परीक्षा में या किसी भी चीज़ में व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है तो उसके समायोजन में प्रभाव पड़ेगा। हीन भावना, आत्मग्लानि, अहंकार, कुंठा या चिंता, आकांक्षाएं आदि ये सभी कारक भी समायोजन को प्रभावित करते हैं। तो ये यहाँ से कंप्लीट हुआ समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक। अब आगे देखेंगे कुसमायोजन। कुसमायोजन क्या होता है? जब व्यक्ति का व्यक्तित्व पर्यावरण से अंतःक्रिया में असफल हो जाता है तो वह समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। अब समायोजन क्या हुआ था कि वह समाज में अपने आप को समायोजित कर लेता है और कुसमायोजन में इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा, समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। जो आकांक्षाएं पूरी नहीं होती वे अचेतन मन में चली जाती हैं और इस प्रकार अनेक अपूर्ण आवश्यकताओं का मस्तिष्क में बाहुल्य हो जाता है, जिससे मस्तिष्क जो होता है वह विकारों से भर जाता है। तो कुसमायोजन में क्या होता है? व्यक्ति समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। जैसे व्यक्तियों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी कोई भी इच्छा नहीं पूरी होती तो वो सब अचेतन मन में चली जाती हैं और धीरे धीरे वह इतनी ज़्यादा इकट्ठा हो जाती हैं कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा ये आकांक्षाएं भर जाती हैं, जिससे मस्तिष्क विकारों से भर जाता है। आगे है वह व्यक्ति जो असफलताओं से हतोत्साहित हो जाते हैं, वे अपने को संतुलित नहीं रख पाते। अब देखिए ऐसा होने पर भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हतोत्साहित नहीं होते, अपने आप को संभाल लेते हैं, समायोजित हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हतोत्साहित हो जाते हैं और अपने को संतुलित नहीं रख पाते। ऐसी स्थिति में जिन व्यक्तियों का समायोजन नहीं हो पाता उन्हें हम कुसमायोजित व्यक्ति कहते हैं। जिन व्यक्तियों का समायोजन हो जाता है उन्हें तो हम समायोजित व्यक्ति कहेंगे और जो समायोजन नहीं कर पाते उनको हम कहेंगे कुसमायोजित व्यक्ति।
ऐसे व्यक्तियों में मस्तिष्क में द्वंद्व मचा रहता है। अब उनके दिमाग में इतना कुछ विकार भरे रहते हैं कि उनके मस्तिष्क में द्वंद्व मचा रहता है। अब आगे देखेंगे, ऐसी स्थिति में व्यक्तियों में निम्न लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित होते हैं? जैसे फर्स्ट है शारीरिक लक्षण। शरीर में उनके क्या क्या लक्षण होते हैं? अत्यधिक बेचैनी रहती है, आवेगशीलता रहती है, बोलते समय हकलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहते हैं। तो ये किनके लक्षण है? कुसमायोजित व्यक्तियों के। नेक्स्ट है सांवेगिक लक्षण। क्या होते हैं? विभिन्न संवेगों की असंतुलित अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति तो होती है संवेगों की, लेकिन असंतुलित रूप से होती है। कहाँ कम कहाँ ज़्यादा करनी है ये वे समझ नहीं पाते। जहाँ पर कम करनी है वहाँ पर भी ज़्यादा कर देंगे, या कहीं ज़्यादा की जगह कम कर देंगे। तो क्या होते हैं? असंतुलित अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे संवेग क्या हो गए? जैसे क्रोध, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या आदि। ये बहुत अधिक तथा बहुत कम मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। कौन करते हैं? कुसमायोजित व्यक्ति। नेक्स्ट है मानसिक लक्षण। मानसिक लक्षण में क्या होता है? विभिन्न आक्रोश एवं मानसिक अशांति, मनस्ताप, पराश्रयता की प्रवृत्ति तथा आत्मविश्वास की कमी आदि होती है। बहुत ज़्यादा इनमें आक्रोश होता है, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, मानसिक रूप से अशांत रहते हैं। ये पराश्रयता मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाले होते हैं। इनके आत्मविश्वास में कमी होती है। तो ये विशेषताएं हो गई कुसमायोजित व्यक्तियों की। अब आगे देखेंगे कुसमायोजन का निराकरण। अब देखिए यहाँ पे कुसमायोजन का निराकरण भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है देखेंगे यहाँ पर हम। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि। तो कुसमायोजन का निराकरण हम कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि। इसमें क्या होगा कि बालक बालिकाएं जो होती हैं, अगर उनकी मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि रहेगी तो उससे अगर वो कुसमायोजित होंगे तो उसका निराकरण किया जा सकता है। जैसे हम ले लेते हैं कि एक निर्धन बालक है, वह भूखा है और किसी अध्यापक ने उसे पढ़ाते समय दंड दे दिया, तो वह दंड जो होगा वह उसके लिए असहनीय होगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह पहले से ही भूखा था और ऊपर से उसको दंड भी दे दिया गया। तो यहाँ पर अगर मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि रहेगी, मान लीजिए वो भूखा ना होता, उसका पेट भरा होता, उसके बाद उसे दंड दिया जाता तो उसे उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता। तो ये हो गई मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि करने से इसका निराकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है वास्तविकता को ध्यान में रखना। माता पिता को, अध्यापकों को इनको वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए कुसमायोजन का निराकरण करने के लिए। वास्तविकता मतलब जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, एक राधा नाम की लड़की है, 3 साल की है। उसे किसी व्यक्ति ने एक गिलास पानी मांगा कांच की गिलास में। वो कांच की गिलास लेकर पानी में जाती है, पानी लेकर कांच की गिलास में, और उससे गिर जाती है और वो टूट जाती है। उसकी एक बड़ी बहन है, उसने उसको खूब डांटा। तो ये देखिए बिल्कुल गलत बात है। हमें उसकी उम्र का ध्यान रखना चाहिए, वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए। उसे डांटना नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ही छोटी बच्ची है, 3 साल की है। अगर मान लीजिए वही बड़ी होती, 10-15 साल की होती, तो उसे डांटा जा सकता था। तो यहाँ पे वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए, कभी गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ वास्तविकता को ध्यान में रखकर भी कुसमायोजन का निराकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्नेह और सुरक्षा। अब यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि स्नेह और सुरक्षा में क्या होगा कि बच्चों को परिवार से, उनके घर परिवार से स्नेह और सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। मान लीजिए उनको बाहर से कोई प्रॉब्लम भी होती है, कोई कुछ कहता भी है, अगर उन्हें घर और परिवार से स्नेह और सुरक्षा प्राप्त है तो वह उनके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा। वह उस परिस्थिति में अच्छे से समायोजन कर लेंगे। तो यहाँ पर कुसमायोजन के निराकरण का एक ये भी उपाय है, बच्चों को स्नेह और सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है तनावपूर्ण स्थिति से बचाना। माता पिता और अध्यापक जो होते हैं उनको बालक और बालिकाओं को तनावपूर्ण स्थिति से बचाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे विद्यालयों में प्रतिस्पर्धात्मक जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें प्रतिस्पर्धा को बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। तो उसका जो परिणाम होता है कभी कभी दुखद भी हो सकता है। जो मान लीजिए विद्यार्थी असफल हो जाएंगे उनके लिए तो वह दुखद ही होगा। तो अध्यापक को बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे कि जो छात्र छात्राएं हों उसमें असफलता को भी धैर्य से सहन कर सकें। वो ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा कोई छात्र छात्राएं हमेशा ही सफल होते रहें। तो उनको ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे असफलता में भी अच्छे से समायोजन कर सकें और धैर्य से उसको सहन कर सकें। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति के अवसर देना। अब यहाँ पर देखिए बालक बालिकाएं जो होती हैं उनको अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। अभिव्यक्ति से क्या होता है, तनाव और कुंठा जो होती है बालक बालिकाओं में उसमें कमी आती है। अगर वो अपने मन की सारी बातें बोल लेंगे तो उनके अंदर तनाव कुंठा नहीं बचा रहेगा, अपनी मन की बातें करके वो कुछ हल्का महसूस करेंगे। तो बालक बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति के अवसर देने चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे कारण निराकरण समायोजन का निराकरण के कारण थे। तो ये कंप्लीट हुआ समायोजन के निराकरण। आगे देखेंगे
समायोजन में अध्यापक की भूमिका। समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? माता पिता की भी बहुत भूमिका होती है समायोजन में। जैसे माता पिता में हम ले लेते हैं, बालक के प्रति उनका प्रेम में स्नेह का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, समायोजन प्रक्रिया को उनको अपनाना चाहिए, सुविधाएं आवश्यकता के अनुसार बच्चों को सुविधाएं प्रदान करना चाहिए, परिवार का वातावरण, ये सभी चीज़ें भी बालक के समायोजन को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। जैसे फर्स्ट है इसमें स्नेहपूर्ण व्यवहार। अध्यापक को हमेशा बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, छात्रों से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनसे विनम्र रूप से, शिष्टाचार से और सहानुभूतिपूर्ण उनसे व्यवहार करना चाहिए। इससे बच्चों में भग्नाशय एवं तनाव से बच्चे मुक्त रहते हैं। नेक्स्ट है अच्छा वातावरण। बच्चों को अच्छा वातावरण, अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे उनका समायोजन अच्छी तरह से हो पाता है। नियमित शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए, विश्राम भी देना चाहिए क्योंकि विश्राम का भी बहुत महत्व होता है। खेलकूद व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छ वायु होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, सभी भौतिक साधन सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें कक्षा में होनी चाहिए। तो ये होती है अध्यापक की भूमिका। आगे देखेंगे पाठ्य सामग्री, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। अब यहाँ पर देखिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से आयोजन किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों में रुचि बढ़ती है उस विषय वस्तु के प्रति और वह अपनी क्षमता या योग्यता के विकास के उनको अवसर मिलते हैं और इससे उनकी जो मूल प्रवृत्ति एवं इच्छाएँ होती हैं उनको वह व्यक्त अच्छे से कर पाते हैं। तो इस प्रकार उनमें जो कुंठा निराशा होती है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है संतुलित गृह कार्य। बच्चों को संतुलित गृह कार्य देना चाहिए, मतलब उनके अनुसार गृह कार्य देना चाहिए, जितना उनके समझ हो वैसा गृह कार्य देना चाहिए। प्रायोगिक कार्य और प्रयोजनाओं का भी गृह कार्य में समावेश करना चाहिए जिससे उस गृह कार्य को करने में बच्चे में रुचि बनी रहे और ऐसे गृह कार्य से बच्चे तनाव से मुक्त रहते हैं। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। अब बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ बहुत ही अहम होती हैं, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण, संश्लेषण, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, ये सभी विधियाँ बाल केंद्रित विधियाँ होती हैं। तो इनका भी बहुत अहम रोल होता है। बच्चों को बाल केंद्रित विधियों से शिक्षण कराना चाहिए, ये बच्चों के लिए हितकर होता है और बच्चों के मन और मस्तिष्क में सकारात्मक सीखने में यह मदद करता है। इससे बच्चों के मानसिक विकारों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन। इसमें क्या होना चाहिए, छात्रों की क्षमता और योग्यता और उनकी रुचि के अनुसार समय समय पर व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए। निर्देशन कार्यक्रम छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है उच्च आदर्शों का प्रस्तुतिकरण। बच्चों के सामने उच्च आदर्श, जैसे उनके सामने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में उच्च आदर्श, जैसे विभिन्न महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, समाज में एवं देश के प्रति उनके समर्पण के बारे में, ये सभी चीज़ें बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करनी चाहिए। इससे बच्चों में क्या होता है, वह स्वयं की इच्छा से ऊपर उठकर परहित, मतलब दूसरों के हित की भावना की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो ये हो जाते हैं समायोजन में अध्यापक की भूमिका, क्या क्या अध्यापक को करना चाहिए। तो आज का वीडियो कंप्लीट होता है, समायोजन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समायोजन के MCQ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।